ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, पटना की तस्वीर है। पटना में आने के बाद इनके ऊपर पथराव किया गया, इनके ऊपर हमले किए गए, गालियां दी गई, भद्दे भद्दे अभद्र भाषा इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का पटना में या पूरे बिहार में एकमात्र तस्वीर है जब ये बिहार आए थे 5 नवंबर 1951 का। ये तस्वीर में और भी बहुत कुछ है, एक एक करके आपको बताएंगे। पहले इस तस्वीर को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। ये तस्वीर कहाँ का है? ये अशोक राजपथ पे अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसी की तस्वीर है ये। 5 नवंबर 1951 की तस्वीर है ये, और इसमें आप बाबा साहब अम्बेडकर को देख रहे हैं। उनके साथ जो खड़े व्यक्ति हैं उनका नाम है RL चांदपुरी, जो कि बाबा साहब से बहुत पुराना रिश्ता था। इनका चांदपुरी का जो महाराष्ट्र है उससे पुराना रिश्ता है। कैसे रिश्ता है वो भी हम आपको बताएंगे। वो ऐसे है कि जो नीचे आपको 3-4 औरतें दिख रही हैं, उन औरतों में से एक सरस्वती चांदपुरी भी है, जो कि सरस्वती चांदपुरी RL चांदपुरी की पत्नी है, और RL चांदपुरी की पत्नी सरस्वती चांदपुरी जो है वो महाराष्ट्र से संबंध रखती है। तो वहाँ से कनेक्शन अम्बेडकर साहब का, चांदपुरी का और महाराष्ट्र से है। तो ये हो गए। उसके अलावा जो औरतें वहाँ बैठी हुई हैं उसमें एक औरत बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर भी है, और उसके साथ जो मर्द बैठे हुए हैं बहुत सारे, उसमें एक व्यक्ति है अमीन अहमद, जो कि MLA हुआ करते थे 1900 जब पहली सरकार बनी थी, संविधान लागू होने से पहले, चुनाव बनने से पहले, कोई भी चुनाव होने से पहले, जब श्री बाबू सबसे पहले बने थे 1948-49 में वो MLA बने थे, 47-48 में। तो वो भी यहाँ पे बैठे हुए। ये मुख्य लोग थे जो यहाँ पे आए हुए थे, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर थे। जो दिल्ली से आए थे उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, प्लेन से आए थे, उस समय जहाज से, हवाई जहाज से आए थे ये, और 5 तारीख को ही आए थे। 5 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक वो खुद थे, एक उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर थी, और एक PN राजभोग उनके साथ थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये इस तस्वीर का। इस तस्वीर में एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने की चीज़ जो ये है कि इसमें आप पीछे बैनर जो देख रहे हैं, उस बैनर पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पर लिखा हुआ है शोषित जनसंघ, और सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग संघ, और तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है पटना। ये शोषित जनसंघ और पिछड़ा वर्ग संघ 2 अलग अलग संस्थाएं थी। इन दोनों संस्थाओं ने मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया था पटना। क्यों बुलाया था, कैसे बुलाया था, वो पूरी कहानी बताते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को जो चांदपुरी है ये बाबा साहब अम्बेडकर से दिल्ली में मिलते हैं, और वहाँ पे ये पहली बार इनको सुझाव देते हैं कि दलितों को और पिछड़ों को एक होना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में दलितों को, पिछड़ों को अगर अपनी राजनीतिक धमक या अपनी राजनीतिक पहचान या अपना राजनीतिक इंटरवेंशन, रिप्रेजेंटेशन पाना है तो, और इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि संविधान में कोई ना कोई प्रावधान आप दीजिए जिसमें पिछड़ों का भी बात हो। हालांकि ब्रॉक्यू कमीशन 1930 से ही, असाइनमेंट कमीशन वगैरह में भी इसकी बात हुई थी पिछड़ों को भी अलग कुछ न कुछ देने की। तो संविधान में जो आर्टिकल 340 डाला गया, कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 ये चांदपुरी जी के सजेशन के कारण ही डाला था। और 340 जो आर्टिकल 340 है उसमें मुख्यतः राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो देश और अलग अलग राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाएं। और पिछड़ा आयोग, वर्ग आयोग जो आज है, OBC कमीशन, मंडल कमीशन, ये सब उसी 340 के अंडर में बनाया गया। तो दावा यही किया जाता है कि 340 चांदपुरी जी के सुझाव से ही हुआ था। अब उसके बाद संविधान बन रहा है, संविधान बन चुका है। हिंदू कोड बिल पे 1951 में आकर के नेहरू और अम्बेडकर के बीच में काफी बहस होता है। हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता है, और उसके कारण 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू के कैबिनेट से, कांग्रेस के कैबिनेट से, कांग्रेस की सरकार से, जो उस पहला, देश के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री थे, उससे इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस, नेहरू और कांग्रेस के नेतृत्व और सरकार के खिलाफ वो अलग अलग प्रदेश में घूमना का प्रयास करते हैं। पिछड़ों और दलितों को, खास करके पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने के लिए अपनी पार्टी बनाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण शुरू करते हैं। उसी दौरान फिर से मिलते हैं चांदपुरी इनसे और कहते हैं कि देखिए अब तो जरूरी हो गया है कि पिछड़ों को एक साथ लेके आइए और बिहार आप आइए। बिहार में वो माहौल तैयार है जहां पे पिछड़े आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि आप 340 में वो मान चुके हैं, 340 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होने वाला है। तब बाबा साहब कन्विंस होते हैं और वो आने का फैसला लेते हैं बिहार, पटना। ये उनका
इतिहास में पहली बार वो पटना आ रहे होते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि संविधान सभा के दौरान भी आए होंगे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक स्रोत हमें नहीं मिला है। तो 5 नवंबर 1951 को ये पटना आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं और डायरेक्ट वो जाते हैं अंजुमन इस्लामिया हॉल, जहाँ पे ये स्पीच देते हैं। स्पीच दे रहे होते हैं तो इनके ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, जिसमें चांदपुरी जी घायल भी होते हैं। वो इनको, बाबा साहब को कुछ होने नहीं देते हैं। उस पूरे स्पीच में आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि इनके ऊपर हमला किया गया था? एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, और उस समय कांग्रेस की क्या ताकत थी, एकमात्र पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी जो कि उनका सामना कर सके। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ कोई बोल रहा हो, तो वही हाल उनका होता था जो आज मोदी या हिंदुत्व के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लोग कोई बोलने का प्रयास करते हैं, मारपीट करने का, जैसे अभी प्रयास होता है वैसे उस समय हुआ था। तो उसी क्रम में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि हिंदू कोड बिल को लेकर के इन्होंने रिजाइन किया था, और हिंदू कोड बिल के कारण खास करके जो सवर्ण समाज के लोग थे वो खासे नाराज थे बाबा साहब अम्बेडकर से कि ये भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो इसलिए भी उनका विरोध हुआ, इसलिए भी उनके ऊपर शायद गालियां वगैरह दी गई। तो एक गांधी का विरोध, नेहरू का विरोध, कांग्रेस का विरोध और हिंदू कोड बिल, ये मुख्य कारण था। और तब तक इमेज बन चुका था बाबा साहब अम्बेडकर का कि ये जो है सवर्ण के विरोधी हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। उन्होंने बोला क्या स्पीच जब उन्होंने दिया इस अंजुमन इस्लामिया हॉल में, तो उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने 2-3 मुख्य बातें बोली। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ज्ञान की धरती है, महात्मा गांधी का नाम लिया, महात्मा बुद्ध का नाम लिया। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध की धरती से मुझे ये नए प्रयास करने का मौका मिला है। तो वहां से शुरू करते हैं स्पीच। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो कहते हैं कि जो भी सवर्ण जाति के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको ये हिदायत देते हैं, कहते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि समय बदल रहा है। अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र आ चुका है, संविधान है, कानून है, उसके सहारे सब कुछ होगा। और इन सब का कुंजी जो है वो वोट में, और वोट सभी को बराबरी का अधिकार देता है। तो आप बदलते समय के साथ समझिए और पिछड़ों को, दलितों को अधिकार बराबरी का दीजिए, नहीं तो आगे चल करके आपके लिए ही दिक्कत होगा। एक वो कहते हैं। दूसरा, ये अपने समाज के लोगों को भी वार्न करते हैं, अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि आप जब तक खुद संगठित नहीं होंगे कोई आपको अधिकार नहीं देने वाला है। आपको कानून में अधिकार दे दिया गया, संविधान में अधिकार दे दिया गया, लेकिन जब तक आप अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अपना प्रशासनिक प्रतिनिधित्व तय नहीं करेंगे, तब तक आपको वो अधिकार नहीं मिल पाएगा इन प्रैक्टिस। और उसके लिए वो दोष देते हैं उन लोगों को जो लालच में, मंत्री बनने, विधायक बनने के लालच में कांग्रेस या किसी भी ऐसे पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं जिसमें मुख्यतः प्रभुत्व समाज के ऊंचे तबकों का है। अपनी पार्टी बनाइए, अपने समाज के लोगों के साथ एकजुट होइए, अपनी बात कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। तो उसमें कहते हैं कि और ये कब होगा, और इसको करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो रिजर्वेशन नहीं है। आज लोग कहते हैं अम्बेडकर को पहचानते हैं लोग आरक्षण से, लेकिन अंबेडकर के अनुसार सबसे बड़ा संविधान में जो दलितों को, पिछड़ों को अधिकार दिया गया है, वो अधिकार दिया गया है वोट का। उन्होंने कहा कि इस वोट के अधिकार से ही आपका आरक्षण भी रहेगा, आरक्षण खत्म होगा, बढ़ेगा, घटेगा, जो भी कुछ होगा इस वोट के अधिकार से होगा। तो जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस हो इस वोट के अधिकार के प्रति दलितों, पिछड़ों के अंदर ये जो भी जागरूकता को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। उसके बाद फिर वो हिंट भी करते हैं, कहते हैं कि आप बताइए कि इतने सारे राज्य हैं बिहार, हिंदुस्तान के अंदर, किस राज्य में कोई मुख्यमंत्री जो है वो बना है दलित या फिर पिछड़ा बना है? कहीं पे नहीं बना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप सरकार के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनको जाकर के पता कीजिए प्रोफाइल, वो सारे आपको कोई भी उसमें से पिछड़ा या दलित नहीं मिलेगा। तो ये 2 जगह महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे कि जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार को इंप्लीमेंट करने का ताकत उस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होता है। तो आरक्षण लेकर के आप एडमिनिस्ट्रेटर में अपना हिस्सा बनाइए और वोट देकर के आप अपने लोगों को सदन तक, संसद तक, विधानसभा, विधानमंडल तक पहुंचाइए, तभी कुछ हो सकता है। ये उनका मुख्य, और इससे वहां पे लोग भड़कते हैं और ये सब सारा कुछ होता है। अब इसके बाद फिर वो यहाँ पे रहते भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो चांदपुरी जी जो हैं, RL चांदपुरी जी हैं,
ये पटना में अभी भी इनका घर पड़ा हुआ है कदम कुआं में, और उसी कदम कुआं के घर में बाबा साहब अम्बेडकर रुके भी थे। और अभी भी उनके बच्चे जो हैं चांदपुरी के, वो सारे सामान को संजो करके रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इसको विरासत के रूप में सरकार, बिहार सरकार उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करे, क्योंकि वो कब तक संरक्षित अपने स्तर पे कर सकते हैं। और उन्हीं के पास ये जो फोटोग्राफ देखे हैं, ये उनके घर में पड़ा हुआ है, उनके घर में लगा हुआ है अभी भी फोटोग्राफ ये। तो ये कहानी है बाबा साहब अम्बेडकर की बिहार की यात्रा की। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 14-15 अक्टूबर 1956 को भी बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे, जब वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करने से तुरंत पहले। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक स्रोत अभी तक हमें नहीं मिला है। हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो। अगर ऐसा होता है तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही है। और आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार।